नमस्कार। बीए पार्ट प्रथम का प्रथम प्रश्न पर समाज शास्त्र सिद्धांत, जिसमें आज हम बात करेंगे समाज की अवधारणा मैकाइवर के अनुसार। प्रस्तुतकर्ता श्री कृष्ण, सहायक आचार्य समाजशास्त्र से मेरा परिचय है और मैं श्री प्रताप सिंह बारहट, राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा भीलवाड़ा में कार्यरत हूँ। मैकाइवर एंड पेज ने अपने पुस्तक सोसाइटी में लिखा है कि समाज एवं कार्य प्रणालियों, अधिकार एवं पारस्परिक सहायता की अनेक समूहों तथा भागों की मानव व्यवहार के नियंत्रणों तथा स्वतंत्रताओं की एक व्यवस्था है। इस सदैव परिवर्तनशील जटिल व्यवस्था को हम समाज कहते हैं। यह सामाजिक संबंधों का जाल है और यह हमेशा परिवर्तित होता रहता है। मैकाइवर ने समाज को सामाजिक संबंधों का जाल अवश्य कहा है, लेकिन साथ ही उन आधारों का भी उल्लेख किया है जिनकी सहायता से सामाजिक संबंध एक जटिल व्यवस्था का रूप ग्रहण करते हैं, एक सामाजिक संरचना को निर्मित करते हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि मैकाइवर एंड पेज ने तो समाज को सामाजिक संबंधों की एक जटिल व्यवस्था कहा है। मानव मानव के बीच में, समूह समूह के बीच में सामाजिक संबंध पाए जाते हैं और ये संबंध अमूर्त रूप में होते हैं और अपने आप में ये जटिल व्यवस्था धारण करते हैं और इसी सामाजिक संबंधों की वजह से समाज में एक व्यवस्था बनती है और इसी व्यवस्था के माध्यम से मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति करता है। मैकाइवर ने जो महत्वपूर्ण आधार बताए हैं वो 7 आधार बताए हैं, जिसमें पहला आधार होता है समाज का, वह रीतियां या यूजेस। रीतियां या प्रथाएं सामाजिक प्रतिमान का एक प्रमुख प्रकार है। ये समाज के निर्माण में आधार के रूप में कार्य करती है। समाज में व्यवस्था बनाए रखने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सामाजिक जीवन से संबंधित अनेक रीतियां पाई जाती हैं, जैसे खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, विवाह, धर्म, जाति, शिक्षा आदि। ये रीतियां व्यक्ति को विशेष तरीके से व्यवहार करने प्रेरित करती है और इसके विपरीत आचरण करने पर आलोचना की जाती है। कहने का तात्पर्य यही है कि प्रत्येक समाज में रीतियां पाई जाती है, आचार विचार पाए जाते हैं, रहन सहन पाया जाता है। भारतीय समाज में भी विभिन्न धर्मों की रीतियां हैं। हिंदू समाज में विवाह के जो संबंध है, पति और पत्नी का जन्म जन्मांतर का रिश्ता माना जाता है, यानी कि व्यक्ति जो एक उसकी पत्नी है वो सपने में भी पर पुरुष के लिए सोच नहीं सकती है। इसे अटूट रिश्ता माना गया है। जबकि मुस्लिम समाज की यदि हम बात करें तो विवाह को एक सामाजिक समझौता, एक कॉन्ट्रैक्ट माना है, जिसमें एक पक्ष यदि नियमों की पालना नहीं करता है तो विवाह टूट जाएगा, वो संबंध टूट जाएगा। इसी तरह से खान पान से संबंधित क्या है, जैसे भारतीय समाज में सड़क के तरफ जो है बाएं तरफ चलना सिखाया जाता है, ये रीतियां हैं। जबकि पश्चिमी समाजों के अंदर जैसे अमेरिका में सड़क के दाईं तरफ चलना सिखाया जाता है, ये वहां की रीतियां हैं। इसी तरह से रहन सहन, वेशभूषा की भी रीतियां हैं, धर्म की रीतियां हैं और जाति की रीतियां हैं। दूसरे जो आधार आता है समाज का, वह है कार्य प्रणालियां, प्रोसीजर्स जिसको हम कहते हैं। मैकाइवर एंड पेज ने अपनी पुस्तक सोसाइटी में कार्य प्रणालियों को समाज का
एक प्रमुख आधार माना है, क्योंकि सामूहिक रूप से कार्य करने की प्रणालियों को ही संस्थाओं के नाम से पुकारा है। देखिए, समिति और संस्था, समिति तो होता है व्यक्तियों का एक समूह है, और संस्था जो है नियमों की एक व्यवस्था। इसका तात्पर्य कार्य प्रणालियों को हम नियमों की व्यवस्था के रूप में जान सकते हैं। इन्हीं के माध्यम से एक समाज विशेष के लोग अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। एक समाज में व्यक्तियों की सभी क्रियाएं सामान्यतः इन कार्य प्रणालियों के अनुरूप होती है, इन्हीं से नियंत्रित है। प्रत्येक समाज की अपनी विशेष कार्य प्रणालियां होती है, जो अन्य समाजों की कार्य प्रणालियों से भिन्न होती है, जिसमें हिंदुओं की विवाह से संबंधित कार्य प्रणाली मुसलमानों या ईसाइयों की विवाह संबंधित कार्य प्रणाली से भिन्न होती है। जैसा कि मैं कार्य प्रणालियों में दिखा रखा बड़ी ठनी की किशनगढ़ी जो शैली है, बड़ी ठनी, और जो है नृत्य के बारे में बता रखी है, तो वहां किस प्रकार से है। तीसरा जो आता है अधिकार, ऑथोरिटी जिसको हम कहते हैं। अधिकार को सत्ता या प्रभुत्व के नाम से भी जाना जाता है। यह भी समाज का प्रमुख आधार है। समाज में अनेक संगठन, समूह है, समितियां आदि होते हैं, जिनके कार्य संचालन और सदस्यों के व्यवहार पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के पास अधिकार, शक्ति या सत्ता का होना आवश्यक है। इसके अभाव में व्यवस्था और शांति बनाए रखना संभव नहीं। परिवार में यह अधिकार कर्ता के पास, यानी परिवार का जो मुखिया होता है उसके पास में यह अधिकार होता है। जाति में पंच के पास में, या इसमें देखने को मिलता है गांव में मुखिया के पास, या जो वहां का पंच पटेल होता है उसके पास होता है, तथा राज्य में राजा के पास यह अधिकार केंद्रित है। वर्तमान समय में जटिल समाजों में, जटिल समाज इसका मतलब जहां श्रम विभाजन की मात्रा अधिक पाई जाती है, जिसमें आधुनिकीकरण की प्रक्रिया है, उस समाज में अधिकार या सत्ता कार्यपालिका एवं न्यायपालिका में केंद्रित है, जो व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यहाँ देखिए, अधिकार की बात जब आती है, ऑथोरिटी किस व्यक्ति के पास में होती है। वर्तमान समय में व्यवस्थापिका और न्याय कार्यपालिका और न्यायपालिका की जो बात हो रही है वो उसमें मान सकते हैं, लेकिन प्राचीन समय में यदि देखें तो राजा के पास में ये शक्ति होती थी। परिवार, ज्वाइंट फैमिली की बात करें, संयुक्त परिवार व्यवस्था की बात करते हैं, तो वहां वयोवृद्ध व्यक्ति, उस परिवार का मुखिया जो है उसके पास में ये शक्ति निहित होती है। जैसे कि ये परिवार है और दोनों परिवार, ये प्राचीन समाज का परिवार है जहाँ सभी मिलजुल करके रह रहे हैं, और एक व्यक्ति इसमें नियुक्त है जो अधिकार दे सकता है। और यहाँ संयुक्त परिवार देखने को मिल रहा है, इसमें भी वयोवृद्ध व्यक्ति की उपस्थिति अन्य सदस्यों की तुलना में होती है। चौथा बात आता है पारस्परिक सहायता की। जब तक कुछ व्यक्ति अपने अपने उद्देश्यों एवं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग नहीं करते, तब तक समाज की कल्पना ही नहीं की जा सकती। अर्थात मतलब सभी व्यक्तियों को एक दूसरे की आवश्यकता है। कोई भी व्यक्ति परिपूर्ण नहीं, किसी न किसी मात्रा में, किसी न किसी चीज के लिए आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए उसे दूसरे व्यक्ति पर निर्भर रहना ही पड़ता है। जैसे ग्राहक को दुकानदार पर निर्भर रहना पड़ता है, मरीज को डॉक्टर पर निर्भर रहना पड़ता है। समाज के लिए सहयोगी संबंधों का होना अत्यंत आवश्यक है। सहयोगपूर्ण संबंधों के अभाव में तो एक छोटे से छोटा समूह अर्थात परिवार भी अपने अस्तित्व को बनाए नहीं रख सकता है। जिस समाज में पारस्परिक सहयोग की मात्रा अधिक होती है, वह समाज उतनी ही अधिक मात्रा में प्रगति की ओर आगे बढ़ेगा। कहने का तात्पर्य यही है कि
जिस समाज में सहयोग की मात्रा अधिक है वह समाज उन्नति अधिक करेगा और वह संगठित रहेगा। और आज के इस समय पारस्परिक सहायता जो है बहुत महत्वपूर्ण है, विशेषकर समाज के। पांचवी बात समूह तथा विभाग की करते हैं हम। जैसा कि चित्र के माध्यम से आप देख रहे हैं, देवस्थान है ये, और यहाँ पर विभाग है देवस्थान, वहां पर विभिन्न कर्मचारी कार्यरत है और सभी का अलग अलग कर्तव्य और दायित्व है। तो हर समूह तथा विभाग जो कि समाज का आधार है, प्रत्येक समाज में अनेक समूह हैं, समितियां, संगठन आदि पाए जाते हैं, जिनकी सहायता से व्यक्तियों की विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। परिवार, क्रीड़ा समूह, पड़ोस, जाति, गांव, कस्बा, नगर, समुदाय, आर्थिक, राजनीतिक एवं धार्मिक संगठन, स्कूल, कॉलेज आदि अनेक समूह एवं विभाग हैं। यानी कि ये सभी समूह और विभाग जिनसे मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। और जैसे अब समूह है तो ये प्राथमिक समूह है या द्वितीयक समूह है या अर्ध प्राथमिक समूह है, लेकिन की आवश्यकता पड़ती है। पड़ोस की, परिवार, क्रीड़ा समूह है, जाति, गांव, इन सभी की व्यक्तियों को आवश्यकता पड़ती है। विद्या प्राप्त करने के लिए स्कूल और कॉलेज की आवश्यकता पड़ती है। और जो व्यक्तियों की आवश्यकता की पूर्ति में सहयोग प्रदान करते हैं, रोक देते हैं। कुल मिलाकर जितने भी समूह और विभाग है वो सभी व्यक्तियों की आवश्यकता की पूर्ति रोक देते हैं। समाज के आधार के रूप में छठा बिंदु है मानव व्यवहार का नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। क्योंकि समाज सामाजिक संबंधों की एक जटिल व्यवस्था है और इस व्यवस्था को संचालित करने के लिए आवश्यक है कि मानव व्यवहार पर नियंत्रण रखा जाए। व्यक्ति की अनेक इच्छाएं हैं, जैसे धन, वैभव, सम्मान, शक्ति आदि। यदि व्यक्तियों की इच्छाओं को नियंत्रित नहीं किया गया तो व्यक्ति को अपने मनमाने ढंग से पूरा करने की छूट दे दी जाए तो समाज में व्यवस्था का बना रहना संभव नहीं होगा। इस समय जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो शक्तिशाली है उसका अधिकार रहेगा, जो कमजोर है, निर्बल है, असहाय है, उस पर अत्याचार किया जाएगा। इसीलिए इस अत्याचार को रोकने के लिए जो है व्यक्ति के व्यवहार पर नियंत्रण स्थापित किया जाना चाहिए। अतः मानव व्यवहार के नियंत्रण हेतु समाज में सामाजिक नियंत्रण के औपचारिक एवं अनौपचारिक साधनों को अपनाया जाना चाहिए। देखिए अब यहाँ दो तरह के सामाजिक नियंत्रण के साधन है, औपचारिक और अनौपचारिक। जिन साधनों के द्वारा मानव पर नियंत्रण व्यक्तिगत समूह के द्वारा किया जाता है वो औपचारिक कहलाता है, जैसे पुलिस, जेल, न्याय, ये सभी औपचारिक है। और दूसरी तरफ अनौपचारिक, जो कि प्राथमिक समूह के द्वारा नियंत्रण स्थापित किया जाए उसे अनौपचारिक साधन कहा जाता है, जैसे परिवार, पड़ोस, मंडी, नातेदारी समूह, धर्म, नैतिकता, प्रथा, परंपरा, रूढ़ियां, जनरीतियां, विश्वास, मूल्य, प्रतिमान, ये सारे अनौपचारिक साधन हैं जो व्यक्ति पर नियंत्रण स्थापित करते हैं। और अंत में मैकाइवर एंड पेज ने स्वतंत्रता की बात की समाज के आधार के लिए। स्वतंत्रता का अर्थ मनमाने ढंग से कार्य, व्यवहार या आचरण करने से नहीं। यहाँ इसका तात्पर्य सभी व्यक्तियों को अपने विकास हेतु उचित वातावरण प्रदान करने से है। जहाँ समाज में व्यक्ति के व्यवहार को औपचारिक और अनौपचारिक साधनों द्वारा नियंत्रित किया जाता है, वहां उसे कुछ क्षेत्रों में स्वतंत्रता प्रदान करना भी आवश्यक है। स्वतंत्र वातावरण में ही व्यक्ति अपना व्यक्तित्व का विकास कर सकता है। यानी पूर्ण रूप से भी उस पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता। उसे किसी न किसी क्षेत्र में यानी अपने व्यक्तित्व का विकास करने के लिए उसे यानी मानव को स्वतंत्रता जो है प्रदान करनी चाहिए। इन 7 आधारों के अतिरिक्त कुछ 3 आधार और महत्वपूर्ण हैं। मैकाइवर एंड पेज ने सामाजिक संबंधों की जटिल व्यवस्था और इसके 7 आधार है
बताए हैं, किंतु इनके साथ ही 3 बातों का होना भी आवश्यक है। पहली, व्यक्तियों की बहुलता। जब हम समाज की बात करते हैं तो उसमें व्यक्तियों की संख्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। यह प्रथम आवश्यकता के रूप में काफी मात्रा में व्यक्तियों का होना है, ताकि सामाजिक संबंध निर्मित हो सके, क्योंकि सामाजिक संबंधों का निर्माण व्यक्तियों की बहुलता में है, व्यक्तियों की अधिकता में है। दूसरा होता है सामाजिक संबंध। देखिए, 2 प्रकार के संबंध होते हैं, एक तो भौतिक संबंध और दूसरा सामाजिक संबंध। भौतिक संबंध टेबल कुर्सी का जो निर्जीव वस्तुएं हैं, या एक सजीव है दूसरा निर्जीव है, उसके बीच में जो संबंध है वो भौतिक संबंध है। जैसे आकाश में बिजली का कड़कड़ाना और छोटे बच्चे के द्वारा उससे चीख पड़ना। आकाश की बिजली का संबंध बच्चे से है तो यह भौतिक संबंध है। लेकिन सामाजिक संबंध 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपस में मिलते हैं, बातचीत करते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं अंतःक्रिया के माध्यम से, तो वह सामाजिक संबंध है। जैसे ट्रेन के अंदर 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं, तो वे एक सामाजिक संबंध का निर्माण कर रहे हैं। दूसरा सामाजिक संबंध, इसमें व्यक्तियों के परखने वाले सामाजिक संबंधों के संगठित रूप को ही समाज माना गया है। सामाजिक संबंध ही समाज का प्रमुख आधार है। और तीसरा जो बिंदु आता है सामाजिक अंतःक्रिया। केवल व्यक्तियों के होने और उनमें सामाजिक संबंधों के पनपने मात्र से समाज का निर्माण नहीं हो जाता। यहाँ उन व्यक्तियों में सामाजिक अंतःक्रिया का होना भी आवश्यक है। इसका तात्पर्य यह है कि उन्हें न केवल एक दूसरे की जानकारी होनी चाहिए या न केवल उनमें पारस्परिक जागरूकता ही होनी चाहिए, बल्कि उनके द्वारा एक दूसरे को प्रभावित किया जाना चाहिए। यानी जब वे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे सामाजिक अंतःक्रिया स्थापित करते हैं। सोशल इंटरेक्शन के द्वारा एक दूसरे को प्रभावित करना होता है, रेस्पॉन्स आना चाहिए, वो इसमें होता है। कुल मिलाकर जो बात सामने आती है मैकआइवर एंड पेज ने नीतियां, कार्य प्रणालियां, अधिकार, पारस्परिक सहायता, समूह तथा विभाग, मानव व्यवहार पर नियंत्रण और स्वतंत्रता, इस प्रकार से 7 बातें बताई है। लेकिन इन 7 आधार के अतिरिक्त 3 आधार को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, जो व्यक्तियों की बहुलता, सामाजिक संबंध और सामाजिक अंतःक्रिया, ये भी उतने ही महत्वपूर्ण है। आज तक बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।